ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है, लेकिन हमने इसमें कुछ परिवर्तन किए हैं ताकि किसी के दिल को ठेस न पहुंचे। मानवता को शर्मसार कर देने वाला यह मामला राष्ट्रीय राजधानी के तिलक नगर का है। पानी पीजिए, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए आप। जस्ट रिलैक्स रिलैक्स। ज्यादा चोट तो नहीं आई ना? आराम से बैठिए आप। जुग जुग जियो बेटा, खूब तरक्की करो, भगवान तुम्हारे हर ख्वाहिश को पूरा करे। वैसे एक बात जानते हो बाबा, आज आपने ना मुझे दुनिया की सारी खुशियां दे दी। ये कान तरस गए थे इतने प्यार से बेटा सुनने के लिए। अब तुम इतना नेक काम किए हो तो दिल से दुआ तो निकलेगी ही ना। वैसे बाबा अभी तो आप करा रहे थे, तुरंत फिट हो गए। कई बार तबीयत दवा लेने से नहीं, सिर्फ हाल पूछने से भी ठीक हो जाती है। वैसे मुझे पूछना चाहिए या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी दिल कहता है कि आपके इस हालात की वजह क्या है मैं जानूं। क्या आपके कोई अपने नहीं है क्या? कहने को अपने हैं, सिर्फ कहने को। सब अपने में है। देखा, मुझे लगा था कि पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए, लेकिन मन नहीं माना। क्या करूं? लेकिन फिर भी अगर आपको बुरा लगा हो ना तो मैं माफी चाहूंगा। नहीं नहीं बेटा, इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं। ऐसा मत बोलो। बुरा तुम्हारी बातों से नहीं, बल्कि अपनी इस हालत को देख के लगा। इस तरह ऐसे राह चलने वाले लोगों को इतना इज्जत कौन देता है जितना तुम दिए हो। तुम जो इतना अपनापन दिखाए हो, इस वजह से मन थोड़ा भावुक हो उठा। कद बड़ा नहीं होता है पैसा कमाने से, ऊंचाइयां तो हासिल होती हैं सर झुकाने से। वैसे हम पैदाइशी सड़क छाप नहीं हैं, नहीं। हमारी इस हालत की जिम्मेदार हमारी अपनी औलाद है। कभी हम भी महलों की जिंदगी जिया करते थे। मैं इंद्रजीत सक्सेना अपनी पत्नी और 2 बेटों के साथ तिलक नगर के विष्णु गली मकान संख्या P1/121 में रहता था।
शादी के तकरीबन 12 साल के बाद मेरी पत्नी की एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। बस जिंदगी का असली खेल तो वहीं से शुरू हुआ। लेकिन आपके बच्चों का क्या हुआ? वो तो ठीक है ना? नाम मत लो उन कमीनों का। जब हम कमा रहे थे, सबकी जरूरत को पूरा कर रहे थे, तो वो लोग हमको पापा मैन कहकर पुकारते थे। और अब देखो मेरी हालत। मेरा बड़ा बेटा विक्रम अपने परिवार के साथ अलग रहता है। वो क्यों? नमस्ते अंकल। ओ, नमस्ते नमस्ते। और कहो, कैसे आना हुआ? यहाँ से गुजर रहा था, सोचा आपसे मिलते चलूं। अच्छा अच्छा। और सुनाओ, कैसी चल रही है तुम्हारी न्यू स्टार्टअप की तैयारी? बहुत बढ़िया अंकल, और अगले महीने से प्रोडक्शन भी स्टार्ट हो जाएगा। गुड। और विक्रम कहाँ है? किसी काम से ससुराल गया है। अंकल, वैसे आप ये जगह खाली कर देते तो इसका रिपेयरिंग का काम भी शुरू कर देता, क्योंकि विक्रम ने जितना समय मांगा था वो तो ख़त्म हो गया। मैं कुछ समझा नहीं। यही कि एग्रीमेंट के मुताबिक आज से इस शॉप पे आपका मालिकाना हक खत्म होता है। ये तुम क्या अनाप शनाप बोले जा रहे हो? ये देखिए एग्रीमेंट के पेपर। लेकिन हमने तो अपना शॉप तुम्हारे पास गिरवी रखा है, विक्रम के नए बिजनेस के वास्ते। और तुम भी तो उसमें पार्टनर हो। बेचा तो नहीं है, तो फिर खाली क्यों करना? ये बात आप अपने बेटी से पूछिए। और एक बात, कल तक ये जगह मुझे खाली चाहिए, नहीं तो मुझे मजबूरन कानून का सहारा लेना पड़ेगा। अरे ओ साहेब, तुम भी कान खोल के सुन लो। जिनके इरादे चट्टान जैसे होते हैं, उनको हथौड़ों से डराया नहीं करते। बात करता है। बंगला साहिब गुरुद्वारे के पास की मेरी दुकान को विक्रम ने बिजनेस के बहाने कब्जे में लेकर उसे बेच दिया, जिससे मेरी रोजी रोटी बंद हो गई। और छोटा बेटा? बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। मेरा दूसरा बेटा सनी 6 सालों के बाद कनाडा से भारत लौटा, लेकिन भारत आने के बाद उसके भी तेवर बदले हुए थे। पापा, मैं समझ सकता हूँ कि आपको विक्रम भैया की हरकतों से आपको बहुत ठेस पहुंची है, लेकिन उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। इंसान को समय के साथ बदलना चाहिए, नहीं तो वो पीछे छूट जाता है। बाप को धोखे में रखकर आगे निकलना भी क्या निकलना। विक्रम ये कैसे भूल गया
कि ये समय चक्र है। आज अगर मेरी बारी है तो कल को उसकी बारी भी आएगी। संभालिए पापा, आप शुरू से हम लोग के लिए पापा मैन हैं। हाँ, मैं ही गलत से उम्मीद लगा बैठा था। वैसे तुम तो हो ना मुझे संभालने के लिए। बैठो बैठो बैठो। छह सालों के बाद वापस लौटे हो और आगे का क्या सोचा है? सोचना है क्या है पापा, मुझे वापस कनाडा जाना है। और मेरा क्या होगा? मैं किसके सहारे अपने जीवन के अंतिम पड़ाव को पार कर पाऊंगा? मैं आपको हमेशा के लिए छोड़ के थोड़े ही ना जा रहा हूँ, आना जाना तो लगा रहेगा। वैसे पापा, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। तू कहना क्या चाहता है? हाँ, यही कि इतने बड़े घर की हमें क्या जरूरत है। मैं इसका एडवांस ले चुका हूँ। मुझे अगले हफ्ते कनाडा निकलना है। कुछ दिनों की तो बात है। उस दिन किराए के मकान में रह लीजिएगा। जब मेरा काम स्टार्ट हो जाएगा तो मैं आपको फिर वापस कनाडा बुला लूंगा। अब बुढ़ापे में यही दिन देखना बाकी रह गया था। हे ईश्वर, इससे तो बे औलाद ही अच्छा होता है। एक बात समझ में नहीं आती, बारिश रुकने के बाद अक्सर छतरी लोगों को बोझ क्यों लगने लगती है? ये तो वही जाने बाबा, लेकिन सनी आपको तो किराए के घर में रख के गया था ना, फिर यहाँ? सनी मेरी पूरी जायदाद बेचकर पैसे लेके कनाडा चला गया और जाने के बाद कभी भी मुझसे संपर्क नहीं किया। फिर मैं मजबूर हो गया और मजदूरी करके अपना खर्चा चलाने लगा। उम्र ज्यादा होने की वजह से काम कम कर पाता था, जिस वजह से ठेकेदार ने मुझे काम से निकाल दिया और मुझे पैसों की किल्लत होने लगी। इस कारण मैं समय पर मकान का भाड़ा नहीं दे पाता था और मकान मालिक मेरे साथ अभद्र व्यवहार करने लगा और एक दिन मार पीट कर मुझे मकान से भी निकाल दिया। तो आपने इसकी शिकायत पुलिस से नहीं की? वहां भी गया था, लेकिन थानेदार ने कहा कि बुढ़ापे में प्रॉपर्टी का क्या करोगे? तुमने तो अपनी जिंदगी जी ली है, अब बच्चों को तो चैन से जीने दो। और वैसे भी तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी सारी चीजें उन्हीं की तो होने वाली हैं। जाओ जाके तीर्थ विरथ करो, भगवान का नाम लो। समय कैसे कट जाएगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। और डरा धमका के मुझे थाने से भी भगा दिया। तो क्या करता एक बूढ़ा लाचार आदमी?
मरने की राह देख रहा हूं, लेकिन कमबख्त मौत भी तो नहीं आती कि इस जीवन से छुटकारा मिल पाए। कमाल है, ऊपर वाले का भी खेल निराला है। जिसके रिश्तेदार हैं उन्हें उसकी कद्र नहीं, जिसे कद्र है उसका कोई नहीं। किसी ने ठीक ही कहा है, दरिया बनके डुबाने से अच्छा है कि जरिया बनके उसे संभाला जाए। चलो बाबा, कोई बात नहीं, आज से हम तुम्हारा बेटा और तुम मेरे बाबा। जिएंगे जिंदगी ठाठ से, देखते हैं कौन हमारा क्या बिगाड़ लेता है। चलो, आज से हम दोनों का सहारा मिल गया। चलो उठो, चलो। नफरतों के शहर में चालाकियों के डेरे हैं। देखकर दुनिया को अब हम भी बदलेंगे अपना मिजाज। रिश्ता सभी से होगा, लेकिन वास्ता किसी से नहीं।